जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस। लेट्स स्टार्ट टुडेज प्री सिक्योर ऑफ जुलाई 3 2025, जहां आज हम लोग करंट अफेयर्स के टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे। उनमें ज्योग्राफी, रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट या कहें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो डेवलपमेंट्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो डेवलपमेंट हुआ, और आर्ट एंड कल्चर, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मतलब प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से हर जीएस पेपर के लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है। पहला जो टॉपिक होगा, पहला टॉपिक है एमजेओ। एमजेओ ये माइकल जैक्सन का कोई डांस का स्टेप नहीं है। एक्चुअली दिस इज अ फेनोमेना, मेडन जूलियन ऑसिलेशन, बिकॉज ऑफ विच वी ऑब्जर्व आइदर मोर रेनफॉल, ज़्यादा रेनफॉल हम ऑब्जर्व करते हैं अपने प्यारे भारत, अपने प्यारे इंडिया में, या फिर रेनफॉल की स्कार्सिटी भी हो सकती है, राइट। यूजुअली वी ऑब्जर्व मोर रेनफॉल ड्यू टू एमजेओ दिस फेनोमेना। तो वी विल डिस्कस कि ये कौन सा फेनोमेना है। 2025 में हम सब ने मई में स्पेशली देखा कि अर्ली मानसून भी होता है, और अर्ली मानसून का कवर भी केरला से लेके आसाम तक पूरे इंडिया में अर्ली मानसून का कवर थोड़ा जल्दी होता है। एंड एमजेओ वॉज वन सच रीजन बिहाइंड इट, एक रीजन था इसके पीछे का। सो वी विल डिस्कस इसका फॉर्मेशन कैसे होता है मैप के हेल्प से, बाकी सब चीज़ों से। देन बंकर बस्टर, दिस बंकर बस्टर, और अगर फॉर्मली कहें तो मासिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूज्ड इट अगेंस्ट सम न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ ईरान। अभी जो इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ड्यूरिंग दैट अमेरिकन्स दे यूज्ड बंकर बस्टर, है ना। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को जो बंकर के फॉर्म में सेफ थी ज़मीन से 60, 70, 80 फीट नीचे, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया था। सो वी विल डिस्कस प्रेजेंट में इंडिया में इसका क्या स्टेटस है, डू वी हैव एनी सच थिंग, किस तरह से इसको डेवलप किया गया था, दैट वी विल डिस्कस इन टुडेज सेशन। देन राइट टू वोट, राइट टू वोट वी हैव स्टडीड इट अ नंबर ऑफ टाइम्स इन पॉलिटी क्लासेस कि राइट टू वोट किस टाइप की राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, स्टेचुरी राइट्स हैं, क्या राइट है, और इन राइट का अभी क्या रिसेंट में क्यों ये फिर से न्यूज़ में आता है, कैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीज़ें। डॉजे, डॉजे वैसे तो जो लोग क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड होते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी को नॉलेज जानते हैं, वो भी डॉजे का नाम आपने सुना होगा। बट अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स का एक डिपार्टमेंट, इनफॉर्मल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, एक टेम्पररी नेचर का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। और अब तो हालात भी लग रहे हैं कि टेम्पररी नेचर का ही रहेगा, बिकॉज द चेंजिंग रिलेशन बिटवीन एलन मस्क एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आर नॉट दैट मच गुड। ये उनके ही दिमाग का आइडिया था, डोनाल्ड ट्रंप एंड एलन मस्क का, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इंडिया में इसके क्या स्कोप है, क्या चैलेंजेज है, क्या नीड है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो मेंस में भी आपके काम आएगा। देन बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट एंड हिज होलीनेस दलाई लामा, इनको कैसे कनेक्ट किया जाता है, दैट वी विल स्टडी, और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, मेडन जूलियन ऑसिलेशन और एमजेओ। आप यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल देख सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस का। क्या बोल रहा है इंडियन एक्सप्रेस इस आर्टिकल में, दैट लो प्रेशर सिस्टम एंड एमजेओ बिहाइंड मॉनसून्स अर्ली नेशनल कवरेज, कि जो लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ एंड एमजेओ, मेडन जूलियन ऑसिलेशन का डेवलपमेंट होता है, ये मॉनसून के अर्ली नेशनल कवरेज केरल से लेके आसाम, नागालैंड तक, पूरे इंडिया, मतलब ओवरऑल इंडिया जितना साउथ वेस्ट मानसून कवर कर सकता है, उसके अर्ली कवरेज का एक मेजर रीजन है। सो हमें मालूम होना चाहिए कि एमजेओ कौन सा फेनोमेना है, क्या बुलाते हैं, क्या होता है एक्चुअली में। लेट्स फर्स्ट स्टडी द स्टेटमेंट्स। द एमजेओ इज एन ईस्टवर्ड मूविंग एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस इन द ट्रॉपिक्स दैट टिपिकली कंप्लीट्स अ ग्लोबल सर्किट ओवर 30-60 डेज। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। क्या यहाँ से हमें मालूम रखना है कि एक ईस्टवर्ड मूविंग एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस है, मतलब ये क्या करेगा ना, ये ईस्ट की तरफ बढ़ता है। अगर हम बात करें, अर्थ की बात कर रहे हैं, तो ये ईस्ट की तरफ बढ़ेगा, और किस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में, है ना, जीएमटी से ईस्ट की तरफ बढ़ने के लिए, और अराउंड 30-60 डेज इसे लगता है। 30-60 डेज में एक ग्लोबल सर्किट, मतलब एक ग्लोबल टूर एमजेओ कंप्लीट कर लेता है। तो ये 30-60 डेज का इंटरवल जितना शॉर्ट रहेगा, अगर सपोज 40 दिन का रहा तो इंडिया में और ज़्यादा बारिश होगी, अगर ये सर्किट ज़्यादा रहा तो इंडिया में बारिश जो है वो कम होगा। इस बार ये सर्किट ना काफ़ी कम ऑब्जर्व किया गया, 35-40 डेज का ऑब्जर्व किया गया, बिकॉज ऑफ विच काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हमने मई में स्पेशली देखा, जून में भी कई रीजन में काफ़ी बारिश हुई। सेकेंड स्टेटमेंट, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है अभी हम लोग देखेंगे मैप के थ्रू, पहले इन स्टेटमेंट्स को चेक कर लें। द इनहेंस्ड कन्वेक्टिव फेज ऑफ द एमजेओ इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिंकिंग ड्राई एयर एंड रिड्यूस्ड क्लाउड फॉर्मेशन, कि एमजेओ जो है इनहेंस्ड
कलेक्टिव फेज, कन्वेक्टिव फेज, एक्चुअली में हम एमजीओ के ना दो फेज के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग इन्हेंस्ड फेज और दूसरा पढ़ेंगे सप्रेस्ड फेज। तो जब इन्हेंस्ड फेज होगा ना, तो इन दैट इन्हेंस्ड फेज आप खुद सोच कर देखिए कि बिकॉज ऑफ एमजेओ इंडिया में रेनफॉल इस बार हमने ज़्यादा ऑब्जर्व किया, रेनफॉल का कवरेज भी ज़्यादा ऑब्जर्व किया। सो इन्हेंस्ड फेज में रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है तो क्लाउड फॉर्मेशन भी ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर इन्हेंस्ड फेज में हम रिड्यूस्ड क्लाउड फॉर्मेशन कैसे सोच सकते हैं? एक्चुअली में ये उल्टा हो गया, ये सप्रेस्ड फेज में होगा। थर्ड स्टेटमेंट, द एमजेओ कैन इन्फ्लुएंस द इंडियन मानसून बाय ट्रिगरिंग अर्ली ऑनसेट एंड इनहेंसिंग रेनफॉल वेरिएबिलिटी। यस, एमजेओ का जो इनहेंस्ड फेज है वो अर्ली मानसून ऑनसेट एंड इनहेंस्ड रेनफॉल वेरिएबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो 1 and 3 आर करेक्ट, यहाँ से हमें 1 and 3 करेक्ट मिल गए। अब हम जरा ये इनहेंस्ड, सप्रेस, ये सारे फेजेज और एमजेओ का फॉर्मेशन देख लेते हैं। सो एमजेओ, मेडन जूलियन ऑसिलेशन, इज अ वेदर सिस्टम है। इतना तो अभी तक हमें समझ में आ गया। इस टर्म के बारे में सबसे पहले डिस्कवरी 1970 में रोलैंड मेडन एंड पॉल एंड जूलियन ने किया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट द नेम इज नेम्ड एज एमजेओ। ऑसिलेशन तो एक नॉर्मल फेनोमेना हो गया और मेडन और जूलियन के नाम को लेकर 1970 से एमजेओ नाम दिया गया। इससे ना सिर्फ इंडिया बल्कि बाकी रीजन्स में भी मानसून, साइक्लोन्स, जेट स्ट्रीम्स, ये सारी चीज़ें इंपैक्ट होती हैं, इन्फ्लुएंस होती हैं। कभी मानसून का प्रोपोर्शन इंक्रीज हो जाएगा, साइक्लोन इंक्रीज होगा, जेट स्ट्रीम्स इंक्रीज होंगे, बट डिक्रीज भी हो सकते हैं सप्रेस्ड फेज में। किस रीजन्स में? तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो हमारा प्यारा भारत तो पड़ ही रहा है ट्रॉपिकल रीजन्स में, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में जो रीजन्स हैं। इस तरह से आप इन रीजन्स में, इंडो पैसिफिक वाले रीजन में स्पेसिफिकली एमजेओ का इम्पैक्ट देख सकते हो। एमजीओ का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो यहाँ पे हमने तो पॉइंट वाइज लिख रखा है कि पहले सरफेस कन्वर्जेंस ऑफ विंड। अब हम इसको मैप से समझते हैं। इस मैप पर आ जाओ। यहाँ पे देखिए क्या होता है, यूजुअली क्या होता है कि अर्थ सरफेस पर, ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया, यहाँ पे जब टेम्परेचर राइज होगा ना, तो टेम्परेचर राइज होने से अब जो हॉट एयर है वो ऊपर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आप एक तरह से एक वैक्यूम लाइक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। लो प्रेशर जोन होता है। जब लो प्रेशर जोन होता है तो इसको फिल करने के लिए इस तरह से विंड का कन्वर्जेंस हो रहा है और विंड का कन्वर्जेंस हो रहा है, फिर ये ऊपर जाएगा। अब ये वाली विंड ऊपर भी जा रही है, विंड का कन्वर्जेंस भी हो रहा है। जैसे जैसे ऊपर जा रही है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, तो ह्यूमिडिटी कंटेंट जो है, वाटर कंटेंट जो है, वो वाटर कंटेंट इंक्रीज होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, और क्लाउड का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो यही क्लाउड का फॉर्मेशन अब इस साइड आकर वापस आपको बारिश करवाएगा। ये सिंपल एक फेनोमेना है कि पहले यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ, एयर का कन्वर्जेंस हुआ, ये एयर इस तरह से वार्म एयर ऊपर गया, पर जैसे जैसे वार्म एयर ऊपर जा रहा है वैसे वैसे कोल्ड नेचर के वजह से ऑब्वियसली एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है। इसमें क्लाउड कंटेंट, इसमें वाटर कंटेंट बढ़ेगा, वाटर वेपर कंटेंट बढ़ेगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, और जितना ज़्यादा क्लाउड का फॉर्मेशन होगा उतनी ज़्यादा बारिश करवाएगा। सो दिस इज एक्चुअली द एमजेओ फॉर्मेशन। ये एक्चुअली में एमजेओ का फॉर्मेशन होता है। पहले सरफेस कन्वर्जेंस ऑफ विंड, देन दिस लीड टू कंडेंसेशन इन क्लाउड फॉर्मेशन, मतलब ये वाला स्टेप, एंड द इंटायर डायपोल सिस्टम मूव्स वेस्ट टू ईस्ट अक्रॉस द इक्वेटर, स्पेशली बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। मतलब कि 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में इस तरह से ईस्टवर्ड मूवमेंट जो होता है, स्पेशली इनका ईस्टवर्ड मूवमेंट होता है। इस तरह से यहाँ पे बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होने के चांसेस होते हैं। हम और ज़्यादा फीचर्स डिस्कस करें और फिर इंडिया में एमजेओ के इम्पैक्ट की बात करेंगे। तो एमजेओ के और फीचर डिस्कस करते हैं तो हमें मालूम क्या करता है, मोस्ट प्रोमिनेंट एमजेओ जो है दैट इज मोस्ट प्रोमिनेंट ओवर द इंडो पैसिफिक रीजन, इंडियन पैसिफिक ओशन वाले रीजन में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, एंड सो इट इन्फ्लुएंस बोथ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। रेकरेंट साइकिल 30 to 60 डेज का है, मतलब कि एक रेकरिंग होने में एक कंप्लीट, सपोज जैसे यहाँ से एमजेओ का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है तो ईस्टवर्ड इस रीजन को कवर करने में यहाँ जाना और फिर उसके बाद लो और फिर उसके बाद कंप्लीट, ऐसे ये जो प्रोसेस है जो हमने इस मैप में देखा था, इस मैप में देखिए कि पहले यहाँ से फॉर्मेशन होगा एमजेओ का, इस ऑसिलेशन का, और फिर ये इस साइड इस रीजन को कवर करेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे अब ये क्लाउड कंटेंट कम हो गया, फिर उसके बाद फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो टोटल डेज है ना रेकरिंग साइकिल, वो 30 to 60 डेज का होता है, और जितना जल्दी फॉर्मेशन होगा ना उतनी ज़्यादा बारिश इंडिया में होगी। ये चीज़ याद रखिएगा। ये नोट भी मैंने यहाँ लिख दिया है, द शॉर्टर द साइकिल, मतलब अगर ये 30 दिन का हुआ, 35 दिन का हुआ, 40 दिन का हुआ, देन बेटर द इंडियन मानसून, इंडियन में उतनी ज़्यादा बारिश होगी। दो फेजेज इसके होते हैं, इन्हेंस्ड फेज, जब इन्हेंस्ड फेज है तो ज़्यादा हेवी रेन होगा, स्टॉर्म्स ज़्यादा होंगे, क्लाउड्स का फॉर्मेशन क्योंकि ज़्यादा हो रहा है, और जब सप्रेस्ड फेज है तो फिर ड्राई वेदर होगा, बारिश नहीं होगी, स्टॉर्म नहीं होंगे, क्लीन वेदर रहेगा। ठीक है। इंडिया में एमजेओ के इम्पैक्ट की बात करें तो अलोंग विथ एमजेओ, इंडिया में जब भी हम बात करते हैं कि मानसून काफ़ी स्ट्रॉन्ग है
या इंडिया के मानसून को, एटमॉस्फेरिक फेनोमेना को क्या क्या इम्पैक्ट कर रहा है। तो कौन कौन से फेनोमेना इम्पैक्ट करते हैं? एक तो एमजो है ही, मेडन-जोलियन ऑसिलेशन, इसके साथ साथ इंडियन ओशन डाइपोल, IOD एंड एल नीनो। अब एल नीनो बोल रहे हैं तो हम साथ में ला नीना भी लिख सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें इंडिया के मानसून को इम्पैक्ट करती हैं। टुडे वी आर स्टडिंग MJO। हम लोग आगे किसी सेशन में इंडियन ओशन डाइपोल एंड एल नीनो के बारे में भी पढ़ेंगे। जब इंडियन ओशन रीजन में MJO स्ट्रांग होता है तो हमारे इंडिया में काफ़ी तेज़ बारिश होती है, जैसे मई 2025 एंड अर्ली डेज ऑफ जून 2025। हालांकि जून के लेटर पार्ट में भी इंडिया के कई रीजन्स में तेज़ बारिश होती रही, बट जब ये पैसिफिक रीजन में स्ट्रांग रहेगा, देन ऑब्वियसली जब पैसिफिक रीजन में स्ट्रांग है तो इंडिया में कम बारिश होगी, तो हम इंडिया में सप्रेस्ड फेज ऑब्जर्व करेंगे। जब इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रांग है तो हम इंडिया में इनहेंस्ड फेज ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ऑल क्लियर? सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकर बस्टर। दिस वॉज मैंशनड इन द न्यूज एंड ये एक इमेज है जिसका बताते हैं कि व्हिटमैन एयरबेस मिसौरी में इस इमेज को कैप्चर किया गया था। बंकर बस्टर एंड B2 जो स्टिल्थ फाइटर जेट है उसके बारे में भी बात करेंगे, स्टिल्थ फाइटर जेट B2, दैट वाई US इज यूजिंग इट, क्यों US यूज कर रहा है या क्या इसके एक्चुअली में प्रॉपर्टीज होते हैं बंकर बस्टर के। पहला स्टेटमेंट बंकर बस्टर से रिलेटेड, द मासिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर और द बंकर बस्टर, इसी को बंकर बस्टर बुलाया गया है, मासिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर को। ये फॉर्मल नेम हो गया और ये इनफॉर्मल नेम हो गया लोगों को सुनाने के लिए। द मासिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP और बंकर बस्टर इज डिजाइन टू टारगेट डीपली बरीड अंडरग्राउंड फैसिलिटीज सच एज दोज इन फर्दो एंड नतनाज इन ईरान। ये फैसिलिटीज है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान में। आज मैं इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी तुम्हें दूंगा, है ना। तो मासिव ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या बंकर बस्टर का पर्पस ये होता है, ये जो डीपली बरीड टारगेट हैं, जो काफ़ी नीचे हैं, जैसे बात की जाती है कि ईरान की जो फैसिलिटीज़ थे वो 80 फीट से ज़्यादा नीचे थी, अंडरग्राउंड थी, तो इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए बंकर बस्टर या मासिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर को यूज किया जाता है। द डिप्लॉयमेंट ऑफ MOP रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट लाइक द B2 स्पिरिट स्टिल्थ बॉम्बर ड्यू टू बॉम्ब साइज एंड वेट। अब सिंस 80 फीट नीचे रीजन को डिस्ट्रॉय करना है तो बॉम्ब का साइज वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ओके। नाम भी देखो मासिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर करके भी रखा गया है। सो इतने बड़े साइज और इतने वेट वाले बॉम्ब को कैरी करने के लिए आपके पास जो एयरक्राफ्ट है उसकी भी सुपीरियर क्वालिटी होनी चाहिए, एंड दैट इज एक्चुअली द B2 स्पिरिट स्टिल्थ बॉम्बर विच इज बीइंग यूज्ड बाय USA। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। The Indian Air Force has developed and inducted indigenously designed heavy penetration bomb capable of targeting fortified bunkers, though not to the depth of MOP class weapons. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने भी कई हेविली इंडिजीनियसली डिजाइंड बॉम्ब्स यूज किए हैं, पेनिट्रेशन बॉम्ब्स यूज किए हैं। स्पेशली जो हमारा सिचुएशंस है, हमारे जो पड़ोस में पाकिस्तान जो है, जो हमेशा टेररिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करता है, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमें भी ऐसे पेनिट्रेशन बॉम्ब की ज़रूरत होती है और इंडियन एयरफोर्स ने यूज किया है, बट एक्चुअली नॉट इन द डेप्थ ऑफ MOP क्लास वेपन। एग्जैक्टली जो MOP क्लास वेपन है इस डेप्थ का नहीं, मतलब हमारे पास जो पेनिट्रेशन वेपन्स हैं वो बंकर बस्टर के कैपेबिलिटी से अभी थोड़े कम है। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट, यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए हमारे आंसर के, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी मोर अबाउट द बंकर बस्टर। हम बंकर बस्टर के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। बंकर बस्टर और MOP जो है इसको डिजाइन किया गया है डीपली बरीड फैसिलिटीज, टनल्स, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। एक्चुअली में जब इराक में USA ने इन्वेड किया, या उनके कहें तो इन्वेड करने नहीं गए थे, वो तो वहाँ टेरर खत्म करने गए थे, पूरी दुनिया के दादा बने फिरते हैं, ठीक है, जिस भी तरह से बुला लें। तो वहाँ पे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया ना कि कई ऐसे फैसिलिटीज़ थी जो इराक के या अफगानिस्तान वाले रीजन्स में, हिली रीजन्स में होती थी, और उनको डिस्ट्रॉय करने में काफ़ी दिक्कत होती थी क्योंकि काफ़ी अंदर टनल्स बनाकर रहते थे। एंड तब ये चीज़ की नीड हो रही थी कि हमें एक बंकर बस्टर डिज़ाइन करना है, कि हमें एक ऐसा बॉम्ब डिज़ाइन करना है, स्पेशली डिज़ाइन बॉम्ब जो कि सक्सेसफुली उतने 80 फीट 50 फीट नीचे टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सके। एंड देन कम किसका एग्जिस्टेंस होता है, 20.5 फीट लेंथ, 31.5 इन डायमीटर एंड 13,000 kg वाले बॉम्ब का। तो देखो 13,000 kg का बॉम्ब है, तो इसके लिए आपको जो एयरक्राफ्ट चाहिए, ऑब्वियसली इसलिए B2 स्टिल्थ एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसकी कैपेबिलिटी बताई जाती है कि ये अप टू 60 मीटर अर्थ के नीचे एक्सप्लोड कर सकता है। अब इसी को लेकर डाउट है, जैसे ईरान ने क्या क्लेम किया कि भाई तुम्हारे बंकर बस्टर गिरने से हमें कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उनकी फैसिलिटी 80 फीट से भी नीचे बताई जा रही थी, 80 मीटर से भी नीचे बताई जा रही थी। एंड सो लेट्स सी कि क्या हो रहा है, एक्चुअली में डिस्ट्रॉय किया कि नहीं किया, ये एक कॉन्टेंशियस विषय बना हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ MOP की बात करें तो इसमें ऑब्वियसली एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी USA की, एंड साथ में बोइंग नाम की कंपनी ये भी इन्वॉल्व है, जिसने पहले 2007 में इसका टेस्टिंग किया था, ठीक है। बोइंग नाम की कंपनी इन्वॉल्व है, याद रखिएगा।
अब हम एयरक्राफ्ट पे आते हैं। तो सो द ओनली एयरक्राफ्ट जो इतने हेवी बॉम्ब को यूज कर सके, ले जा सके, वो ओनली एयरक्राफ्ट है B2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर, राइट। वही इतने हेवी बॉम्ब को यूज कर सकता है। और B2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर जो है वो ऐसा नहीं कि बड़ा नया एयरक्राफ्ट है। इसका एक्चुअली जो फर्स्ट फ्लाइट है वो जुलाई 1989 में हुआ था एंड ऑपरेशन कैपेबिलिटी 1997 से ड्रॉ की जाती है। मतलब 1997 से B2 स्पिरिट बॉम्बर ऑपरेशन में है, 1997 से, है ना। तो में से कई का बर्थ एनिवर्सरी भी रहा होगा, ये बर्थ ईयर भी रहा होगा, याद रखना ऐसे। पहला यूज जो B2 स्टील्थ फाइटर का किया गया था वो कोसोवो वॉर में किया गया था। कोसोवो वॉर 1999 में तब यूज किया गया था B2 स्टील्थ बॉम्बर को। वॉट देर इज ए टास्क फॉर यू, आप ना आज जाके वर्ल्ड मैप पे सर्च करना और मुझे बताना कि कोसोवो जो है, कोसोवो रीजन, ये वर्ल्ड मैप में कहाँ पड़ता है, किन दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई चल रही थी जिसमें यूएसए ने ये बॉम्ब ड्रॉप किया था। बाद में फिर इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, येमेन और अब ईरान में भी यूज किया गया है। सो B2 स्टील्थ फाइटर कई टाइम से यूज हो रहे हैं, रिमेंबर दिस। काफ़ी लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी होती है। कई लोग बोलते हैं कि इसमें बेड भी है, किचन भी है, वगैरह वगैरह। वी एग्जैक्टली डू नॉट नो। अराउंड 19,000 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है एक बार में बिना रिफ्यूलिंग किए। मतलब ग्लोब का ना एक क्रॉस एक चक्कर लगा सकता है B2 स्टील्थ बॉम्बर, जो फाइटर जेट है, स्टील्थ फाइटर जेट है, राइट। सो दिस मस्ट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट बंकर बस्टर और उसका फॉर्मल नेम MOP, मासिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, और साथ में B2 स्पिरिट जेट फाइटर के बारे में भी। नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू वोट इन इंडिया, बिकॉज ये न्यूज़पेपर में आप देख सकते हो दैट योगेंद्र यादव, ही यूज टू वर्क फॉर, ही हैज़ हिज ओन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एज वेल एज इन्होंने सोशल वर्क भी किया है। तो खैर इनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हमें लेना देना नहीं है, बट एक अच्छा आर्टिकल इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखा था एंड दैट इज ए रिनाउंड न्यूज़पेपर, सो लेट्स स्टडी इट। योगेंद्र यादव क्या बोल रहे हैं, दैट रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इज एन अटैक ऑन द राइट टू वोट। अब बिहार में इनका ये जो कंसर्न है वो क्या था कि द मूव फर्स्ट इन बिहार एंड देन इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री हैज शिफ्टेड द ऑनर्स ऑफ बीइंग ऑन द वोटर्स लिस्ट फ्रॉम द स्टेट टू द सिटीजन। कि जो भी रिसेंट डेवलपमेंट इलेक्टोरल रोल्स को लेकर हो रहे हैं, ये एक्चुअली राइट टू वोट जो हमारा एक राइट है, देखेंगे कैसा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या राइट है, स्टैच्यूरी है, वो उस पर एक अटैक है। सो हमारा पर्पस क्या होता है कि हम इसको इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट से कनेक्ट करें और राइट टू वोट क्या है इसको समझें। ये आपको आशीर्वाद सर बड़े अच्छे से क्लास में समझा चुके होंगे, जिन बैचेज में आपने पढ़ा है या जिन बैचेज में पढ़ोगे वहाँ पे सर बताएंगे। हम आज करंट अफेयर्स के लिए इसको कनेक्ट करके पढ़ लेते हैं, ठीक है, जितना हमारा आज का नीड है। सो राइट टू वोट के लिए पहला स्टेटमेंट क्या है, द राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एकदम सही है कि राइट टू वोट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 326 और ये फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, यू शुड नो इट, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल तक कवर होते हैं, किस आर्टिकल तक कवर होते हैं फंडामेंटल राइट, ये मुझे बताओ जरा। और फिर चलो फंडामेंटल राइट बताओ, एंड साथ में फंडामेंटल ड्यूटी भी, ये भी आपका टास्क है, एंड साथ में DPSP भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी, क्योंकि जब ये तुम ढूंढोगे या जब तुम ये बताओगे रिवाइज करके तो तुम्हारा एक बार ये आर्टिकल्स भी रिवाइज हो जाएंगे। दैट्स वाई दिस टास्क फॉर यू। सेकंड स्टेटमेंट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 लेज डाउन द डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर इलेक्शन एंड एलिजिबिलिटी ऑफ वोट। अगेन करेक्ट कि RPA जो एक्ट है, इसको हम शॉर्ट में RPA एक्ट बुलाते हैं, बट याद रखिए तुम में से कई लोगों के कॉपी जब हम चेक करते हैं मेंस के, वहाँ पे आप शॉर्ट में खुद से ही RPA लिख के आ जाते हो, खुद से ही आप शॉर्ट में कुछ भी SOP लिख के आ जाते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस SOP, सेपरेशन ऑफ पावर या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। RPA का मतलब क्या हो गया, रॉकेट प्रोपेलेंट, क्या RPA का मतलब यहाँ पे रॉकेट प्रोपेलेशन है या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है। तो आप खुद से ना ऐसे मिमोनिक्स नहीं लिखिए, आपको लिखना है तो पहले उसका फुल फॉर्म लिखिए कि RPA मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, SOP मीन्स सेपरेशन ऑफ पावर, तब जाके ये यूजफुल होगा। ये टीचर्स हम लोग क्लास में यूज करते हैं, आंसर्स में यूज करने में इतनी हड़बड़ी नहीं चलेगी, है ना। सो याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए इस पर आ जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसमें डिटेल प्रोसीजर्स हैं इलेक्शंस एंड राइट टू वोट को लेकर। सो सिंस ये एक्ट है इसलिए हमारा राइट टू वोट जो हो गया ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ साथ और किस नेचर का हो गया, स्टैच्यूटरी नेचर का भी हो गया। तो याद रखेंगे राइट टू वोट इन इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट outside of fundamental right and statutory right as per the RPA और Representation of People Act 1951। सो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो गई जी। अब हम RPA के बारे में और पढ़ते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस जब मैं करवाऊंगा या जिन बैचेज में हमने क्लासेस किया है, हमने वहाँ पे देखा है कि किस तरह से इंडिया में इलेक्शंस का डेवलपमेंट होता है, वोटिंग राइट्स डेवलप होते हैं। जैसे हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की बात करते हैं, जहाँ से रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत होती है। 3 इंडियंस को वाइसरॉय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्लूड किया जाता है। कौन कौन से 3 इंडियंस, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव।
ये पढ़ाया है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में, ये आगे जब पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री तो वहाँ फिर से पढ़ेंगे 1861 का एक्ट। लेकिन फिर भी इंडियंस के पास डायरेक्टली वोट करने के राइट नहीं थे। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, जहां पे कुछ राइट्स इंक्रीज किए जाते हैं। फिर भी मॉडरेट कांग्रेस इसको क्या करके क्रिटिसाइज करता है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि अगर हमारा एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, क्योंकि देखो यहाँ क्या लिखा हमने, वेरी लिमिटेड इलेक्शंस है, तो अगर एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ तो हम आपको टैक्सेशन नहीं देंगे। फिर आता है मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909, या इसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बुलाते हैं, जहां से सेपरेट इलेक्ट्रेट की शुरुआत की जाती है फॉर मुस्लिम पॉपुलेशन। फॉर्मली ऑफिशियली इंडिया में कम्युनलिज्म को प्रमोट करने का काम करते हैं ब्रिटिश, सेपरेट इलेक्ट्रेट से। सेपरेट इलेक्ट्रेट एक सिंपल तरीके से आज समझ लो, क्लास के बाद फिर समझोगे और डिटेल में, कि सेपरेट इलेक्ट्रेट के केस में रिप्रेजेंटेटिव जो होगा, अगर हम यहाँ पे 1909 की बात कर रहे हैं तो वो मुस्लिम पॉपुलेशन से होगा, उसको इलेक्ट करने वाली पॉपुलेशन भी मुस्लिम पॉपुलेशन होगी। तो देखो डायरेक्टली ये चीज़ दिखाया जा रहा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन ने इलेक्ट करके भेजा है, तो कैसे ये रिप्रेजेंटेटिव बाकी पॉपुलेशन के लिए भी काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें कम्युनलिज्म को प्रमोट करती थी। फिर इसको और इंक्रीज किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनकर आता है, इसमें सेपरेट इलेक्ट्रेट्स इंक्रीज कर दिए गए थे सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन के लिए। हाँ, पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन शुरू किया गया था, बट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था इंडिया में अवेलेबल। एक्चुअली ये इंडिपेंडेंस तक भी नहीं था। यहाँ से आगे चलते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक चलते हैं, जहाँ से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी लॉन्च की गई। बट इवन आफ्टर हैविंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, राइट टू वोट वाज नॉट अवेलेबल टू एवरीवन, सबको नहीं था। एक्सपेंड किया गया था, कुछ और लोगों को इंक्रीज किया गया, बट सबको नहीं। इवन सेपरेट इलेक्ट्रेट भी इंक्रीज कर दिया गया था, डिप्रेस्ड क्लासेस को दिया गया। पूना पैक्ट का रेलेवेंस नहीं था यहाँ पर ब्रिटिश के लिए। 1947 तक, आज़ादी के पहले तक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। आज़ादी के बाद हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिलता है ना। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द डे ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कल मैंने बताया भी था 26 नवंबर के बारे में। ये डे ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट तो इस रोज किया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने कमेंस कब से किया, 26 जनवरी से, बिकॉज 26 जनवरी 1930 में पहली बार कांग्रेस ने डे ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया था। तो इसी दिन को मार्क करने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 से अपने रिपब्लिक की शुरुआत की। चलिए, अब हम प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करें तो कुछ आर्टिकल्स जो एग्जाम स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं, और ये हम पॉलिटी की क्लासेस के लिए नहीं कर रहे हैं। पॉलिटी की क्लासेस सर आप बाखूबी सर से पढ़ रहे हो क्लास में, हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि हमें करंट अफेयर्स में कितना जरूरी है। तो एक्चुअली में आर्टिकल 324 से लेकर 329 जो पार्ट 15 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है इलेक्शंस और बाकी चीज़ों को लेकर। जैसे आर्टिकल 324, ये आर्टिकल 324 की बात करें तो आर्टिकल 324 प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अब इतना ना आज के भी सेशन से आप याद रखोगे प्रीलिम्स के लिए कि इलेक्शंस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल कहाँ पे मेंशन है भैया, 324 में। तो अब इलेक्शन कमीशन का काम क्या हो गया, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल एंड प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टरल रोल्स, और बाकी इलेक्टरल रोल्स जो कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में स्टेट्स हो या स्टेट के इलेक्शन में यूज हो, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूज हो, इन सब का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया गया एज पर आर्टिकल 324। आर्टिकल 325 की बात करें तो 325 आर्टिकल ये बोलता है कि कोई भी पर्सन शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल, किसी को भी इनएलिजिबल नहीं डिक्लेयर कर सकते जस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ देम। तो ये इक्वालिटी इंश्योर करना चाह रहा है राइट टू वोट में। दिस आर्टिकल इज ट्राइंग टू इंश्योर इक्वालिटी इन द राइट टू वोट। आर्टिकल 326 की बात करें तो आर्टिकल 326 इज इंश्योरिंग एडल्ट फ्रेंचाइज। अभी एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब अगर कोई भी 18 ईयर्स ऑफ एज का है तो विदाउट हैविंग द क्लासिफिकेशन ऑफ जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, किसी भी कास्ट का हो, वो जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, वो नॉर्थ का हो, वेस्ट का हो, ईस्ट का हो, साउथ का हो, सेंट्रल का हो, एवरीवन इज एलिजिबल फॉर वोट। लेकिन ये 18 साल पहले नहीं था। इनिशियली द एज ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और वोटिंग एज वॉज 21, उसको किया गया 18। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया गया है और किस ईयर में किया गया है, ये तुम मुझे आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में, और ये करोगे, ये तुम्हारे लिए सबके लिए है टास्क। सब लोग ये ढूंढोगे कि 21 से 18 कब किया गया, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया गया। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इससे रिलेटेड भी आर्टिकल्स हैं, जैसे द हिंदू में यहाँ क्या बोल रहा है, विदाउट सब्सिडीज एलन वुड हैव टू हेड बैक टू साउथ अफ्रीका। अब एलन मस्क और जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनके बीच झगड़ा ये चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि बिना सब्सिडी के एलन मस्क को वापस साउथ अफ्रीका जाना पड़ेगा। एलन मस्क ने भी बोला कि करके तो दिखाओ, फिर देखो हम एक नई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे फॉर्म कर देंगे। सो दिस काइंड ऑफ कन्फ्रंटेशन इज गोइंग ऑन इन USA। और सिंस ये दोनों लोग DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से रिलेटेड थे, तो हम इसका अभी पहले फॉर्मेशंस देख लेंगे और फिर इंडिया में क्या नीड है, क्या पॉसिबिलिटी है वो। पहला स्टेटमेंट क्या है, DOGE इज ए परमानेंट फेडरल एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। यहीं पे गलती हो गई, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट नहीं है, टेम्पररी डिपार्टमेंट। टेम्पररी नेचर का है,
तो पहला तो स्टेटमेंट यही रॉन्ग हो जाता है। हालांकि आगे देखो क्या लिखा हुआ है, टू मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी अक्रॉस यूएस गवर्नमेंट एजेंसी, इसमें भी ना ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइज करने के लिए नहीं, हाँ आईटी का यूज करके या बाकी चीज़ का यूज करके यूएस गवर्नेंस को इंप्रूव करना वो था, बट इट्स नॉट अबाउट मॉडर्नाइजिंग टेक्नोलॉजी। सो वन इज रॉन्ग। 2. It was established by US Executive Order, January 2025, to enhance federal efficiency through IT modernization and cost-cutting measures. Yes, correct. Department of Government Efficiency है, तो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी कॉस्ट कटिंग मेजर्स है या फिर आईटी मॉडर्नाइजेशन से की जा सकती है, ये इसका पर्पस था। और टेम्पररी नेचर का है, ये याद रखिएगा कि ये टेम्पररी नेचर का ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। टेम्पररी नेचर की एक गवर्नमेंट बॉडी इन्होंने बनाई थी। The organization was introduced by the President-elect Donald Trump in November 2024 and formally established in January 2025. Yes, again these are correct. पहले 2024 में अनाउंस किया गया था और फिर 2025 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये बन गया। So 2 and 3 are correct here. अब हम डोजे के फॉर्मेशन की बात करें तो ये फॉर्मेशन हम देख चुके हैं। क्यों इसका फॉर्मेशन हुआ इसके पीछे बात करें तो ये टेम्पररी एंटिटी बनाया इसलिए जाता है सो दैट गवर्नमेंट एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प जब आते हैं तो वो एलिगेशंस लगाते हैं फॉर्मर गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट की एफिशिएंसी खराब थी, गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर पा रही थी, काफ़ी ज़्यादा मिसकैलकुलेशंस होते थे, एक्सपेंडिचर ज़्यादा था वगैरह वगैरह, एंड सो दिस डिपार्टमेंट इज़ नेसेसरी। और इस तरह से गवर्नमेंट एफिशिएंसी के लिए बढ़ाने के लिए एक नया डिपार्टमेंट बनता है। इसका टेम्परेरी नेचर जो है ना वो जुलाई 4, 2026 तक चलना था। हालांकि अभी तो जुलाई 2025 ही है, तो जुलाई 2025 में ही ऐसे क्या चीज़ें हो गई जिसके वजह से एक अगला साल नहीं पूरा कर पाया, वो यहाँ है क्रिटिसिज्म। पॉलिटिकल अपोनेंट्स ने क्या बोला कि डोजे एक्चुअली में बिना ट्रांसपेरेंसी के काम कर रहा है और एक्चुअली मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का काम कर रहा है। हमारे जो डोनाल्ड ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प, कैन यू टेल मी ही बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी? अमेरिका की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से हैं? 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन? कौन सा? ये तुम आंसर करोगे मुझे। तो जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी ने ये एलिगेशंस लगाने शुरू किए, इवन कुछ तो इनके पार्टी के लोगों से भी दबी दबाई आवाज़ निकली। खैर ये पॉलिटिकल एलिगेशंस थे या पॉलिटिकल पार्टीज के बीच डिफरेंसेस है, पहला हो गया। कई लोगों ने एरेज किया कि एलन मस्क जो है वो एक्चुअली में तो ऑफिशियल अथॉरिटी नहीं है, अनइलेक्टेड ऑफिशियल है ना, अनइलेक्टेड है। तो अनइलेक्टेड होके आप कैसे इलेक्टेड ऑफिशियल्स के ऊपर अपना राइट्स दिखा सकते हो? ये भी डिफरेंसेस शुरू हो गए। एंड Democrats, they also accused that Elon Musk or the Doge, they are actually tampering with the fundings approved by Congress। कि कांग्रेस जो है, जो हम यूएस कांग्रेस की बात करते हैं, ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, हम यूएस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उनके इलेक्टेड मेंबर्स की। सो ये जो फंड अप्रूव करते हैं उसको एक्चुअली टेम्पर करना, उसमें चेंजेस करना, ये एलन मस्क या उनके डॉज या फिर डोनाल्ड ट्रम्प की जो डॉज है डिपार्टमेंट है, ये करने का काम कर रही है। सो ये वाइड स्केल क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो चुका है इसको लेकर, ठीक है। अब हम इंडिया में इसकी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। ये आपके मेंस में बड़ा काम आएगा ये क्वेश्चन कि डज डोजे होल्ड वैल्यू इन इंडिया, कि डोजे का क्या कोई इंडिया में वैल्यू है। तो हम नीड की बात करें तो इंडिया में हमें नीड इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे रिफॉर्म्स जो होते हैं ना वो काफ़ी डिले होते हैं, पब्लिक डिसकंटेंट इसके वजह से होता है। कभी हम रोड देखते हैं कि 90 डिग्री एंगल पे रोड बन रहा है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, अभी भी कुछ उतने हालात में नहीं है। हम एक तरफ बुलेट ट्रेन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पैसेंजर ट्रेन है वहाँ पे किस हालात में पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं, वी ऑल नो, एंड दैट्स रियली नॉट लाइक कमेंडेबल, बिल्कुल कमेंडेबल नहीं है। मतलब दैट्स रियली वरीइंग थिंग कि लोग आज भी उस हालात में सफ़र कर रहे हैं, एक बॉगी में ठुस जाते हैं, ज़बरदस्ती फील करना होता है। तो गवर्नमेंट एफिशिएंसी इन सारी चीज़ों में बढ़ाने की ज़रूरत तो है, डिलेड रिफॉर्म्स की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से। ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स होता है, ये ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक को तुम लोग मत बढ़ाना गाइज, है ना। तुमसे यही उम्मीद है कि आप जाकर ये जो आयरन फ्रेम है सिविल सर्विसेज का, इसमें जंग छुड़ाओ चाहे नहीं छुड़ाओ, वो मुझे नहीं पता, पर मेरी उम्मीद, हम सारे टीचर्स की उम्मीद ये है कि तुम जंग बढ़ाना मत, है ना। दूसरा क्या, हम एक रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये सारे रिपोर्ट्स याद रखो, आपके मेंस के आंसर में काम आएगा। जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस में बड़ा अच्छा आंसर लिख सकते हो। मैकिन्स्की ग्लोबल इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में इनएफिशिएंसी पब्लिक सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ विच इंडिया का 3% जीडीपी जो है ना, वो जीडीपी का कॉस्ट हम पर पड़ता है, डिलीवरी कॉस्ट, पब्लिक सर्विसेज के इनएफिशिएंसी की वजह से। पॉसिबिलिटीज़ की अगर बात करें, नीड तो हमें हो गया, पॉसिबिलिटीज़ कि इंडिया में पॉसिबिलिटी है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे बात चल रही है एक ऑर्गेनाइजेशन का, क्या, डिपार्टमेंट टू किल करप्शन। पहले हमने लोकपाल नाम के अथॉरिटी की बात की, राइट, लोकपाल नाम के ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी की बात की, बट इसके भी लोकपाल है, टी नहीं है, लोकपाल है, बट इसके भी एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस को लेकर कई सवाल हैं, कई क्रिटिसिज्म है। अब एक नए डिपार्टमेंट की भी बात चली है कि डिपार्टमेंट टू किल करप्शन की जरूरत है हमारे यहाँ। दूसरा क्या, हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर को भी गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किया जा रहा है सो दैट एफिशिएंसी बढ़े। अब इसके अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स में जो लोग होते हैं, दे हैव डिफरेंट एक्सपर्टाइज, दे ऑल्सो ट्राई टू फुलफिल द टारगेट, है ना। वो टारगेट फुलफिल करने की बात करते हैं, काम चोरी करना नहीं पसंद करते हैं।
बट कई बार प्राइवेट सेक्टर को अगर हम पब्लिक सेक्टर में इंक्लूड करें तो इंडिया का जो डेमोग्राफी है, इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स के लाने से जो मार्जिनलाइज सेक्शन है हो सकता है कि उनको नुकसान हो गवर्नेंस में। तो इनके भी अपने कंसर्न होते हैं, दोनों के अपने अपने कंसर्न भी हैं, बट पॉसिबिलिटी है। यूनिक चैलेंजेस की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में गवर्नमेंट्स का साइज बहुत बड़ा है। एक डाटा देखो, ये रफ डाटा है, अराउंड 48.47 लाख एम्प्लॉयज़ हैं एंड 67.95 लाख पेंशनर्स हैं। तो इतने सारे एम्प्लॉयज़, इतने लाख पेंशनर्स, इतने एम्प्लॉय का जो गवर्नेंस है उसको हैंडल कर पाना, इट्स रियली अ बिग चैलेंज। तो अगर ऐसा कोई डिपार्टमेंट हम बनाएंगे तो उसके फॉर्मेशन और एग्जीक्यूशन में भी कई चैलेंजेज आएंगे। दूसरा, रिडंडेंट एंड ओवरलैपिंग है। कई मिनिस्ट्रीज की ओवरलैपिंग होती है, रिडंडेंट वर्क होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, क्या, सेपरेशन ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री। इसका जो डिफरेंसेस है ना, सेपरेशन किया हुआ है कि एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री डिफरेंशिएट किया हुआ है इनके वर्क को, जो एक्चुअली में काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट आर इंटरसिंकली रिलेटेड। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को, एजुकेशन को और स्किल डेवलपमेंट को आप अलग नहीं कर सकते, ये एक्चुअली साथ में चलना चाहिए। अगर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट एक मिनिस्ट्री देखेगी या एक मिनिस्ट्री के लोग देखेंगे, या सिंपल मिनिस्ट्री, क्या मिनिस्ट्री में भी अलग अलग डिपार्टमेंट मिल जाते हैं, हमको एक्चुअली एक डिपार्टमेंट चाहिए। जब एक डिपार्टमेंट के लोग देखेंगे ना तो दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़िया होगा। अदरवाइज डिपार्टमेंट के बीच के कन्फ्रंटेशन के वजह से ये चीज़ें सही से एग्जीक्यूट नहीं होती। सो दैट्स वाई ये यूनिक चैलेंजेस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिज्म से रिलेटेड। हम यहाँ देख सकते हैं कि हिज होलीनेस दलाई लामा के 90th बर्थ सेलिब्रेशन की बात हो रही है, जो कि जुलाई 6 को पढ़ने वाला है। सो नाउ वी विल कनेक्ट इट विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। पहला स्टेटमेंट क्या है? द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। नहीं जी, बुद्धिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज सेंट्रल टू द महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। आगे जाके जब बुद्धिस्ट संघ में डिवीजन होता है, बुद्ध के डेथ के कई सालों के बाद, कई 100 सालों के बाद, जो महायान बुद्धिज्म जो है, जो लार्जर सेक्ट था, जो अपने आप को ग्रेटर व्हीकल बुलाता था, जो हिंदुइज्म के कई प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहा था, उन्होंने बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, समवेयर सिमिलर टू द अवतार कॉन्सेप्ट्स ऑफ हिंदुइज्म। सिमिलर बोल रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं, सिमिलर जैसा था। क्यों? अभी मालूम पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग था। दूसरा क्या? द बुद्धिस्ट इज अ कंपेशनेट वन इन हिज वे टू एनलाइटमेंट। सही। अवतार का भी कॉन्सेप्ट तो वही होता है जिनके अंदर कंपेशन बढ़ा होता है और जो अपने निर्वाण या मोक्ष के रास्ते पर हैं पर उसको डिले करते जाते हैं। जैसे भगवान श्री राम, हमारे आइडियल भगवान श्री कृष्ण, ये सब भगवान विष्णु के अवतार हैं। इन लोगों ने क्या किया? इनके अंदर सारी वो कैपेबिलिटी थी गॉड वाली, पर इन्होंने एज ए ह्यूमन एक्ट किया। कई एलिगेशंस लगे। भगवान श्री कृष्ण तो बेचारे, उन पर तो एलिगेशंस उनके बचपन से लगते आ रहे हैं, पर उन्होंने अपना काम किया, है ना। बड़ी अच्छी बात सीखने के लिए। भगवान राम पर एलिगेशंस लगे, लोग आज भी लगाते हैं, जिनके अंदर खुद नहीं होता वो दूसरों पर एलिगेशंस लगवाते हैं भगवान राम जैसे इंसान पर। बट इन्होंने अपना काम किया, समाज को एक सही रास्ता दिखाया। तो ये अवतार का कॉन्सेप्ट था, कुछ ऐसा ही बुद्धिज्म में बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है, सिमिलरली इस तरह से। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ से लिया गया है। थर्ड, सेकंड इज करेक्ट। बोधिसत्व डिले अचीविंग हिज ऑन साल्वेशन टू हेल्प अदर सेंटिनेंट बींग्स ऑन देयर पार्ट ऑफ इट। यही जो हमने बोला, जिस तरह से राम और कृष्ण कर रहे थे। 2 and 3 आर करेक्ट हेयर। सो कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म इज सेंट्रल टू महायान सेक्ट। और जब मैं तुम्हें बुद्धिज्म पढ़ाऊंगा एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस में या आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस में, जब बुद्धिज्म पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे और इसको हम डिटेल में देखेंगे। बुद्धिज्म महायान बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है, हीनयान का नहीं, जो एक्चुअली में थेरावादा के नाम से भी जाना जाता है या स्थाविरवाद के नाम से भी जाना जाता है। थेरावाद जो है वो इंडिविजुअल पाथ पे फोकस करता है, मतलब इंडिविजुअल लिबरेशन, जबकि ये जो हमारा बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा लार्जर लिबरेशन पे फोकस करता है। मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स जो बुद्धाहुड के पाथ पर हैं, लिबरेशन के पाथ पर हैं, पर अपने उस लिबरेशन को, जिसको हम निर्वाण या महापरिनिर्वाण से रेफर करेंगे। निर्वाण मतलब हो गया लिबरेशन ड्यूरिंग लाइफ टाइम, एंड महापरिनिर्वाण एक्चुअली डेथ को रेफर करता है। पर यह भी एक टाइप का लिबरेशन है कि आप अब फाइनली लाइफ और डेथ के साइकिल से फ्री हो चुके हो। तो बुद्धिस्ट वैसे एनलाइटेंड बीइंग हो सकते हैं जो एनलाइटमेंट के रास्ते पर हैं, पर अपने लिबरेशन को डिले करते हैं। क्यों डिले करते हैं? ताकि अपने ज्ञान से दूसरों को फायदा पहुंचा सके। सो अपने ज्ञान का यूज ये दूसरे के लिए करना चाह रहे हैं। ये महायान बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट था, तो सो एक लार्जर कॉन्सेप्ट हुआ। थेरावाद बुद्धिज्म में एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट उतना पॉपुलर नहीं होता है, ये महायान बुद्धिज्म में ही रहता है। हम हिज होलीनेस दलाई लामा की बात करें तो हिज होलीनेस दलाई लामा जो हैं, हिज होलीनेस दलाई लामा ये अभी 14th दलाई लामा है। मतलब इनसे पहले 13 और दलाई लामा हो चुके हैं लामा कल्चर के। इंडिया में ये एग्जाइल में है सिंस 1959 और हम इंडिया में इनको बड़े रिस्पेक्ट के साथ रखते हैं। इन्होंने भी इंडिया को अपना घर बनाया है।
इनके और बात करें, हम इसे बुद्धिज्म के बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो एज पर फ्यू बिलीफ इनको कहा जाता है कि ये अवलोकितेश्वर के लिविंग मैनिफेस्टेशन है। अवलोकितेश्वर मतलब एक बुद्धिस्ट में है अवलोकितेश्वर, जिनको बुद्धिस्ट ऑफ कंपेशन कहा जाता है कि इनके पास सबसे ज़्यादा कंपेशन रहा। ये एक बुद्धिस्ट थे जो कंपेशन को रेफर करते हैं, एंड उन्हीं अवलोकितेश्वर की लिविंग मैनिफेस्टेशन कौन है, हमारे हिज होलीनेस, ऐसा बिलीफ है, राइट। 29 अप्रैल 1959 में इंडिया में इन्होंने क्या किया था, एक इंडिपेंडेंट तिब्बतन गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया था। ऑब्वियसली गवर्नमेंट इन एक्जाइल, जिसका हेडक्वार्टर पहले मसूरी था, पर अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, धर्मशाला। इनको नोबेल पीस प्राइज से भी 1989 में सम्मानित किया जा चुका है, आप याद रखिए। एंड टाइम मैगजीन ने इनको क्या बोला था, दैट दलाई लामा इज गांधी स्पिरिचुअल एयर टू द नॉन वायलेंस। ऑब्वियसली महात्मा गांधी के बाद की इनकी कहानी है, 1935 में बॉर्न हो रहा है, और 1935 में तो महात्मा गांधी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का अपोज कर रहे हैं ना, पढ़ोगे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में। सो टाइम मैगजीन ने बोला कि ये गांधी के स्पिरिचुअल एयर हैं, स्पिरिचुअल सक्सेसर हैं नॉन वायलेंस को लेकर। तो ये सब पॉइंट्स याद रखिए अपने प्रीलिम्स और मेंस के आंसर्स को और ज़्यादा वैल्यू ऐड करने के लिए। कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन की हम बात करें तो कल पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने इक्वलाइजेशन लिवाई पर दिया था। क्यों? क्योंकि इक्वलाइजेशन लिवाई के ही सिमिलर हमने डिस्कस किया था डीएसटी क्या, डिजिटल सर्विस टैक्स ऑफ कनाडा। तो इक्वलाइजेशन लिवाई भी कुछ उसी तरह से इंपोज किया गया था, हालांकि अब हटा दिया गया है, आज दिखेगा आपको। It was first introduced in 2016 to tax certain digital advertising services provided by non-resident company. Non-resident company जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कर रही थी उनको उनके ऊपर टैक्स लगाने के लिए इक्वलाइजेशन लिवाई 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था, कुछ डीएसटी की तरह, ठीक है, सिमिलरिटी दिख गया। In 2020 its scope was expanded to cover e-commerce supply और services by non-resident e-commerce platforms like Amazon। बिल्कुल अमेजॉन जैसी कंपनी जो कि नॉन रेसिडेंट कंपनीज है, ओरिजिनली अमेरिका में इनका बेस है, तो ई कॉमर्स सप्लाई ऐसे कंपनीज के जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डिजिटली, इनके ऊपर भी 2020 में इक्वलाइजेशन लिवाई अप्लाई किया गया था। हालांकि इस चीज़ को 2024 में रिवोक भी कर दिया गया है, याद रखिएगा। सो सेकंड इज करेक्ट, स्टेटमेंट करेक्ट है कि 2020 में ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी कवर किया गया, जिसको 2024 में रिवोक कर दिया गया है, सो दैट यूएसए के साथ ट्रेड रिलेशन अच्छे बने। थर्ड क्या, As per the recent amendment of Finance Bill 2025, the levy on online ads will now be abolished from April 1, 2025। मतलब ये जो 2016 में जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे लिवाई इक्वलाइजेशन लिवाई इंपोज किया गया था, उसको फाइनेंस बिल 2025 से 1 अप्रैल 2025 से एबॉलिश कर दिया गया है। अगेन करेक्ट, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो आंसर क्या होगा, डी। दूसरा क्वेश्चन था शाह कमीशन से रिलेटेड। तो शाह कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन में एक चीज़ तो तुम सबने देख लिया होगा कि शाह कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था गवर्नमेंट मिसयूज या गवर्नमेंट अथॉरिटी के मिसयूज ड्यूरिंग द इमरजेंसी, उसको स्टडी करने के लिए। अब इसके चेयरमैन कौन है, तो इसको हेड कर रहे थे जस्टिस जेसी शाह, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है इंडिया के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। 1977 में इस कमीशन का फॉर्मेशन होता है, शाह कमीशन का। एंड 1975 से लेकर 77 तक जो इमरजेंसी का पीरियड चला प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में, उसी को स्टडी करने के लिए कि किस तरह से पावर का मिसयूज किया गया। हम रिपोर्ट के फाइंडिंग की बात करें शाह कमीशन की रिपोर्ट की, तो शाह कमीशन ने एक्सेप्ट किया कि कोई भी ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस या लॉ क्राइसिस नहीं था जिसके वजह से इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए थी। सो एक्चुअली दैट वाज मिसयूज ऑफ पावर, पहला चीज इन्होंने यहाँ से साबित कर दिया। दूसरा, इन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी की एक्टिविटीज को कि इन्होंने पावर का मिसयूज किया है बहुत हद तक, जैसे फोर्सफुल स्टरलाइजेशन, प्रेस सेंसरशिप करना, अपोजिशन को डिटेन करना, कई लोगों की डेथ भी हुई डिटेंशन में। सो शाह कमीशन ने क्रिटिसाइज किया इसे भी, काफी डिबेट हुए थे पार्लियामेंट में फिर इसको लेकर। इट ऑल्सो हाईलाइटेड द मिसयूज ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा नाम का एक इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट था, और साथ ही साथ डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, कि इन सारे रूल्स को या एक्ट को यूज करके एक्चुअली में पॉलिटिकल अपोनेंट्स को टारगेट किया जा रहा था। सो शाह कमीशन के रिपोर्ट से ये चीज़ जाहिर हो गया कि इमरजेंसी के ड्यूरेशन में पावर का मिसयूज तो किया था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने, उनके बेटे ने भी। तो एक्चुअली में यहाँ पर ये देखो, ये जब पर्सनल रिलेशंस गवर्नेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो दैट इज रियली नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। आज के दो प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपके पास, एक है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज से रिलेटेड, आप इनके बारे में पढ़िए और आंसर कीजिए कि क्या है। ये 3 प्लेसेस हैं, नेतनाज, बुसेर एंड फोर्दो। तो आपका पहला काम होगा वर्ल्ड मैप पे जाके इनका लोकेशन देखना और फिर ये कौन सी फैसिलिटी इन पे थी ये चेक करना। दूसरा क्वेश्चन है क्वीन पाइनएप्पल पर। पाइनएप्पल इज अ फ्रूट विच वी ऑल लाइक, अच्छे टेस्ट के लिए पाइनएप्पल, और काफ़ी हेल्दी भी होता है। क्वीन पाइनएप्पल, तो क्वीन पाइनएप्पल कहाँ से बिलोंग करता है, एक स्टेटमेंट जैसे यहाँ पर है कि इट इज ए स्टेट फ्रूट ऑफ त्रिपुरा। तो हमारे त्रिपुरा के जो स्टूडेंट हैं, जैसे आई थिंक रोहन अभी इसको देखेगा, वो बताएगा कि क्या ये स्टेट फ्रूट है त्रिपुरा का।
कौन सा इनिशिएटिव ले रहे हैं त्रिपुरा में, त्रिपुरा की सरकार, और सिर्फ त्रिपुरा के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कीजिए एंड कल हम लोग फिर से प्री सिक्योर के नए सेशन में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।